Hello, my wonderful students. I hope you all doing good. Now, today is day 10 in which we are going to complete carbon and its compound. मुझे पता है कि आप लोगों को यहाँ तक के सेशंस अच्छे से आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो आज जल्दी से हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स। सो एलोट्रॉप समझाने का सबसे इजी तरीका ये है कि गॉड को हम डिफरेंट फॉर्म्स में हम उनको वर्शिप करते हैं, पर है तो वो गॉड ही, ठीक है। ऐसे ही जो कार्बन है वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में हमें मिलता है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरीन है, ये तीनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। ये कार्बन से ही बने हैं पर इनकी फिजिकल फॉर्म्स या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है। तो हम एलोट्रॉप्स को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच द कार्बन कैन एग्जिस्ट। सो कार्बन कैन एग्जिस्ट एज डायमंड, ठीक है, एज ग्रेफाइट एंड एज बकमिंस्टर फुलरीन। ओके, ये है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन एलोट्रॉप की क्या है? द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच कार्बन कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायमंड के बारे में। देखो, डायमंड के बारे में हमने पहले भी बताया था कि जो डायमंड है वो पूरा कार्बन से बना है। अब इस बात को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर हम डायमंड को बर्न करेंगे ना, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, ठीक है। और इस गैस को अगर हमने पास किया लाइम वाटर से, सो लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की, ठीक है, विच कन्फर्म्स कि जो वो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। सो डायमंड इज ऑल टुगेदर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। ओके, अब दूसरी बात क्या है? इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये बहुत ही हार्ड है क्योंकि जो कार्बन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। दैट इज वाई इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। नेक्स्ट है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये ऐसा क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कार्बन का? तो कार्बन में सपोज ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन के पास हमें 4 बॉन्ड्स बनाने हैं इस तरीके से, बिकॉज इट हैज़ टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका कार्बन ही होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, और यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है। तो ये वाला कार्बन इन 4 कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। दैट इज वाई वी हैव दीज 4 बॉन्ड्स हेयर। और इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। सो जो हमारा डायमंड होता है उसमें कार्बन की अरेंजमेंट कैसी होती है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब ऐसे ही जो ये वाला कार्बन है ये भी ज्वाइंट होगा अदर कार्बन से, ठीक है। एक ये बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड ये वाले हो गए। सिमिलरली इस वाले कार्बन में भी ऐसे होगा और इस वाले कार्बन में भी ऐसे होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का। सो ऐसे करके यू हैव लार्ज चेन ऑफ कार्बन जो कि डायमंड बनाती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्या आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? भाई कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो तो शेयर कर रहा है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कंडक्शन कैसे होगा इलेक्ट्रिसिटी का? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई जो डायमंड है इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। तो उसके अंदर बहुत चमक होती है। दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज, ठीक है। तो डायमंड के अगर हम यूजेस की बात करें, सो पहला यूज है दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। सेकेंड, इट इज यूज्ड फॉर एज अ कटिंग मटेरियल। तो ग्लास को कट करने के लिए, मार्बल्स को कट करने के लिए, रॉक ड्रिलिंग के लिए भी, इन सब के लिए डायमंड ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो इट इज यूज एज अ कटिंग टूल। नेक्स्ट, जो आई सर्जन्स भी जो यूज करते हैं टूल कैटरैक्ट रिमूव करने के लिए, वो भी डायमंड ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए डायमंड के यूजेस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है।
अब यहीं पे हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू डायमंड। तो ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन से बना हुआ है, कार्बन के अलावा कोई और इसमें सब्सटेंस नहीं है, कोई और एटम नहीं है, क्योंकि अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो अगेन इसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। बट इसका जो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच, दैट इज वाई हम इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट भी इस्तेमाल करते हैं इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट्स के बारे में तो हमने पढ़ा भी है कि ग्रेफाइट्स के हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट। सो ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वाई? क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड दैट इज वाई यही एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, दैट इज वाई इसका हम यूज करते हैं पेंसिल की लेड्स बनाने में भी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो ग्रेफाइट का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि एक जो कार्बन है वो इस तरीके से जॉइंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एग्जाम में। सो अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहाँ पे इस तरीके से ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जॉइंड है, इस वाले कार्बन से जॉइंड है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से है। तो ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर हमारा बनता है। तो ऐसे करके ये बना लीजिए आप। अब ये वाला जो कार्बन एटम है ये इस वाले कार्बन से जॉइंड है, इस वाले कार्बन से जॉइंड है और इस वाले कार्बन से जॉइंड है। सो ईच कार्बन एटम इज जॉइंड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। अब बात करते हैं कि ऐसा ठीक है पर एक इलेक्ट्रॉन तो और बचा है ना, तो वो ही उसका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो है इसकी लेयर 1। ऐसे ही हमारी सेम एक और लेयर ऐसी आपकी बनती है। और जो ये लेयर्स हैं, ये लेयर 1 लेयर 2 जो ये है यहाँ पे, सो लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में क्या होता है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है दैट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। एंड अब आप समझ गए यहाँ पे हर कार्बन एटम के पास क्या होता है, इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में। So Buckminster fullerene is another allotrope of carbon containing 60 carbon atoms joined together in a spherical molecule। तो इसमें आपके 60 कार्बन एटम्स का ये एक मॉलिक्यूल होता है। देखो जो ग्रेफाइट हो गया या डायमंड हो गया उसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, पर जो बकमिंस्टर फुलरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो सिर्फ 60 कार्बन एटम से ही बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 तरीके की रिंग्स होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। सो बेसिकली यू हैव 20 हेक्सागोनल रिंग्स एंड यू हैव 12 पेंटागोनल रिंग्स, ओके। और इनकी शेप कुछ किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये एक रिंग तो हो गई हेक्सागोनल रिंग, और साथ में हो गया 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये आपकी कैसी हो गई, ये हो गई आपकी पेंटागोनल रिंग्स, ये पेंटागोनल और ये हेक्सागोनल। तो इस तरीके से आपके पास 20 हेक्सागोनल रिंग्स और 12 पेंटागोनल रिंग्स जो हैं वो कंबाइन करके आपका एक क्लस्टर बनाती है बकमिंस्टर फुलरीन का। और जो इसकी शेप है वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह होती है। अगर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सो इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, पर जो बकमिंस्टर फुलरीन होता है ना ही तो वो ज़्यादा हार्ड होता है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सो इट इज़ नीदर हार्ड नॉर इट इज़ सॉफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दे आर पुट टुगेदर इन अ सीरीज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो बेसिकली क्या होता है, जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको ऑल टुगेदर एक सीरीज में हम प्लेस कर देते हैं और उस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन, एल्कीन,
एल्काइन, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं होमोलोगस सीरीज के। अगर मैं बात करती हूँ एल्केन के, तो एल्केन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, जिसमें सब में जितने भी इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एल्कीन, तो एल्कीन में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन सब में डबल बॉन्ड होते हैं, दैट इज वाई उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी समवॉट सिमिलर होती है। और एल्काइन में भी सब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एंड दैट इज वाई देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर, ओके। तो अगर मैं बात करती हूँ एल्केन की, तो एल्केन की अगर हम सीरीज बनाते हैं, सो इट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। अगर मीथेन है मतलब एक कार्बन है और आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मीथेन का। इथेन में फॉर्मूला है C2H6 और प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। तो अगर आप यहाँ देखो, ये एक जेनरिक फॉर्मूला को डिनोट करते हैं विच इज CnH2n+2, जिसका मतलब है n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर n आपका 1 है सो इट विल बी CH4, और n अगर आपका 2 है इट विल बी C2H6 एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके होमोलोगस सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं जो एक सीरीज को बिलोंग करते हैं, इनको आप एक जनरल फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ भी आप देखो हमने एल्केन को एक जनरल फॉर्मूले से डिनोट कर रखा है कि आप इसके हेल्प से कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जिसमें आपके सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को देखो तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा इट विल बी ऑफ CH2। ऐसे ही यहाँ और यहाँ देखो इट विल बी ऑफ CH2, यहाँ देखो इट विल बी ऑफ CH2, ठीक है। सो अगर हम देखें, सो द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन 2 एडजेसेंट होमोलोगस विल बी CH2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगाइज इज 14U, ठीक है, CH4 और C2H6 का, ठीक है। सो CH4 विल बी एक कार्बन है और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, सो इट विल बी 12 प्लस जो हाइड्रोजन होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 1, सो 4 into 1, तो कितना हो जाएगा 12 + 4, इट विल बी 16। ऐसे ही अगर मैं निकालती हूँ मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ मैं C2H6 का, तो C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 12 into 2 प्लस 6 into 1, 12 to the 24 plus 6, तो ये कितना हो जाएगा, इट वुड बी 30। ऐसे ही अगर मैं निकालती हूँ C3H8 का, सो इट विल बी 3 into 12 प्लस 8 into 1, तो ये कितना आएगा आपका 44 का। तो यहाँ आप देखो डिफरेंस कितने का है 14U, एंड सिमिलरली 44 और 30 में भी कितने का डिफरेंस है 14U। सो द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगीज इज 14U, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज all the compounds of homologous series they show similar chemical properties। देखो सेम नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। अब आप देखो कि ये एक ही सीरीज में यहाँ रखे गए हैं क्योंकि भाई इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सिमिलर होगी, तभी हमने एक ही सीरीज में रखा हुआ है। सो जो होमोलोगस सीरीज होते हैं उनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। देखो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे आप देखिए तो चेन बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। सो एज यू विल गो डाउन in the series, the melting point, the boiling point or densities of the members is going to increase. So there will be gradual change in the physical properties.
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमर्स के बारे में। तो देखो आइसोमर्स हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि भाई ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ही फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेंगे कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ ब्यूटेन की, सो ब्यूट मीन्स 4, तो आपके पास 4 कार्बन एटम्स होंगे और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो इनके बीच में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+2। तो H 4 2 8 + 2 इट विल बी 10, ठीक है। तो आपके पास 10 हाइड्रोजन होंगे और 4 कार्बन एटम्स होंगे, ओके। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या करा हमने, सबसे पहले ये 4 कार्बन एटम्स यहाँ लगा दिए और इनके आसपास इस तरीके से हमने 4 बॉन्ड्स बना दिए हर कार्बन एटम के पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिया। तो यहाँ आप देखो जितने भी आपके कार्बन हैं वो कैसे अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन अ चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वी विल से एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है कार्बन की, सारे कार्बन एक चेन की तरह अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैंने क्या करा, ये जो 3rd नंबर वाला कार्बन है ना उसको हटा के नीचे 2nd नंबर पे ले आई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट कर दी कि यहाँ पे मेरा कार्बन आ गया। तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ये H है और यहाँ पे CH3 हो गया। तो अब आप देखो जो मेरी जो कार्बन एटम की जो ब्रांच है वो 2nd वाले कार्बन एटम से जॉइंड है, ठीक है। और कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपकी ब्रांच कार्बन की जो ये ब्रांच है वो 2nd नंबर ऑफ कार्बन एटम पे जॉइंड है तो इसे हम कहते हैं आइसो। आइसो एंड टोटल कितने कार्बन है, 4, इट विल बी आइसोब्यूटेन। और वैसे अगर हमें नाम लिखना हो तो इट विल बी 2-मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली है, सो इट विल बी प्रोपेन, ठीक है। अब जो एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऑल्दो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं ब्यूटेन के ये 2 आइसोमर्स हैं, ओके। अब हम बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन में क्या है, आपके पास 1 2 3 4 5 आपके कार्बन एटम्स हैं और ये आपके जॉइंट हैं हाइड्रोजन एटम से। दिस इज CH3, दिस इज CH2, H2, H2 एंड H3, ठीक है। अब ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया जैसे हमने बोला एन पेंटेन। अब मैंने क्या करा, दिस इज 1 2 3 4 5, एक कार्बन उठाया और 2nd वाले कार्बन पे ले आई। तो हमने कुछ नहीं करना है, पहला स्ट्रक्चर तो ये बना लिया सिंपल चेन वाला और दूसरे में हमने क्या करना है, 2nd वाले कार्बन पे हमने एक कार्बन को यहाँ पे ब्रांच बना के लिखना है। सो नाउ दिस इज H3, दिस इज H, दिस इज H2, दिस इज H3 और दिस इज H3, ठीक है। अब पेंटीन होता है 1 2 3 4 5 5, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं 12। तो यहाँ देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पे हाइड्रोजन है। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया और इसका नाम है अब आइसोपेंटेन। अब इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, वो क्या है कि अगर हमने जो ये 2nd वाला कार्बन है उसमें एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे बनाया, ठीक है। तो अगर 2nd वाले कार्बन के ऊपर आपका 2 कार्बन इस अरेंजमेंट से अटैच्ड हैं, अगेन यहाँ पे CH3 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 एंड CH3, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नियोपेंटेन। नियो मतलब आपके पास 2nd कार्बन पे 2 कार्बन अटैच्ड है एज अ ब्रांच, दैट इज व्हाई नाउ इट्स नेम इज नियोपेंटेन। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,2, यहाँ पे 2 आपके मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है 2nd वाले नंबर पे, दैट इज व्हाई 2,2 डाई मिथाइल
और ये आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली है 3 कार्बन आटम की, तो प्रोपेन। अभी यहाँ पे मैंने आपको यही डिस्कस करना था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। आप एक काम कर सकते हैं, इस सेशन को ख़त्म करने के बाद हेक्सेन के बारे में पढ़ना कि हेक्सेन का अगर हमें आइसोमर्स बनाने हैं तो हम कैसे बना सकते हैं। एग्जाम में आया हुआ है कि ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ठीक है, तो आप उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। सो वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने कार्बन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल, वाई इट इज़ यूज इन सो मेनी कंपाउंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, फिर हमने एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, आइसोमर्स पढ़े, और हमने पढ़ा होमोलोगस सीरीज के बारे में। सो सी यू टुमारो and day 11 with the questions of carbon and its compound.